नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यस बैंक का स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आता हुआ दिख रहा है इस टाइम एंड हर एक रिटेल इन्वेस्टर उसे एज अ मल्टी बैगर शेयर देख रहा है। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये सच में आगे चल के मल्टी बैगर बनेगा या फिर ये स्टॉक जैसे पहले शार्प टिक ऊपर की तरफ देके दोबारा नीचे आ जाता है, ट्रैप कर लेता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, वही सिलसिला जारी रहेगा। इसी के बारे में बात करेंगे एंड आज के सेशन में हम क्या होगा, क्या हो रहा है, इसके बारे में बात ना करके जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, जो कंपनी की बैलेंस शीट में शो हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उनको देखते हुए हम सोचेंगे कि क्या हमें यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं। देखिए, एक बैंकिंग स्टॉक या फिर एनबीएफसी स्टॉक को देखने के लिए कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं एंड बाकी स्टॉक्स को अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर करा जाता है। तो अब बैंकिंग स्टॉक्स के लिए जो मेन चीज़ें होती हैं वो मैं आप सभी के साथ आज के इस सेशन में कहीं ना कहीं शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करता हूं यस बैंक के बारे में। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यार, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एक और स्पेशल चीज़, स्पेशल तो नहीं बट एक और आपसे चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये मैं नहीं बोल रहा, जो भी है ये पूरा डाटा बोल रहा है स्टॉक का, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं इस स्टॉक पे पॉजिटिव हूँ तो मैं अच्छी चीज़, या फिर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं बुरी चीज़ बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ जो भी शेयर करूँगा वो कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अपडेटेड है, ठीक है। चलिए, यस बैंक स्टॉक के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 16 रुपीज़ की क्लोजिंग है, 4% की गिरावट थी। चलिए ठीक है, छोड़ते हैं, आप अपनी मेन मुद्दे पे आते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है समथिंग। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू या फिर ये सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करता हूं सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते समय। एक चीज और, ये आपको हेल्प करेगा किसी भी स्टॉक को अगर आप एनालाइज कर रहे हो, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स को, तो वो भी आप सीख जाओगे इस वीडियो के थ्रू। तो आपके पास यस बैंक हो ना हो, कोई भी बैंकिंग स्टॉक हो, आप अपने भी बैंकिंग स्टॉक को इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो यस बैंक का कासा रेशो देखते हैं सबसे पहले। 26.14% का है। ये कासा रेशो क्या होता है? करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, ये होता है कासा रेशो। अब इसका 26% का है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है। ये कासा रेशो लगभग 40-50 के आसपास होता है एंड वहां होता है तो बहुत अच्छा होता है। ये कासा रेशो क्या होता है? करंट एंड सेविंग अकाउंट्स। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं पूरी वीडियो एक इनके ऊपर बनाऊंगा। मैं शॉर्ट में कासा रेशो भी बता देता हूं। एक बैंकिंग पे बहुत तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एफडीज होती हैं और भी बहुत तरीके के कहीं ना कहीं चीजें होती हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। लेकिन कंपनी ये देखती है कि उसके पास करंट अकाउंट कितने हैं एंड सेविंग अकाउंट्स कितने हैं, क्योंकि इन अकाउंट्स पे बैंक को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, करंट अकाउंट्स में तो ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट ही पे नहीं करना, तो वो आपके पास पैसा क्या एक तरीके से बहुत ही अच्छा पैसा है, उस पर आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा। सेविंग अकाउंट्स में भी 3-4% का कंपनी को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर जो अदर सेविंग्स होती हैं लाइक एफडी 6-7% तक की, और भी बहुत तरीके की चीजें होती हैं, तो उनमें क्या इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होता है। इसलिए बैंकिंग क्या है, कासा रेशो देखिए। कासा रेशो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, यानी कासा रेशो ज्यादा यानी कि कंपनी के पास जो पैसा है उन पे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस तरीके से कासा रेशो को डिफाइन करा गया है। तो 26% का कासा बिल्कुल खराब मानूंगा मैं से। अगर आप बाकी बैंक्स देखोगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, तो यहां आपको काफी अच्छा कासा रेशो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के जो और मेन फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात करता हूं आप सभी के साथ। अब कासा रेशो के बाद सबसे पहले कंपनी के लिए जो एसेट्स होते हैं, कंपनी के एसेट्स क्या है दोस्तों? कंपनी के एसेट्स होते हैं जो लोन देती है। एसेट वही जिससे पैसा है, सिंपल सी बात है। एंड लाइबिलिटीज क्या होती है कंपनी के लिए? जो कंपनी पे आप लोगों का पैसा है, यानी डिपॉजिट्स जो होता है वो लाइबिलिटीज होती हैं, एंड जो एसेट्स होते हैं वो लोन होते हैं। अब कंपनी ने आपको लोन दे रखा है, दैट मीन्स वो लोन आपका एसेट है, कंपनी का एसेट है, क्योंकि उससे कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट अर्न करेगी। अब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखूं, सॉरी रिटर्न ऑन एसेट्स देखूं तो काफी खराब है। एक साल का मात्र 0.36% का है, बहुत खराब है। लेकिन इंप्रूव हुआ है, लास्ट 2 साल पहले तो लगभग माइनस में ही था ये रिटर्न ऑन एसेट्स। तो इंप्रूव हुआ है बट अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा। अब कंपनी में आप कभी भी रिजल्ट्स देखते होगे तो एनपीए का जिक्र होता है हमेशा। ये एनपीए होते क्या है?
तो ये होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फॉर एग्जांपल कंपनी लोन दे रही है, अब कंपनी 100 रुपए का लोन दे रही है आपको, तो उसमें से कंपनी के पास कितना पैसा वापस नहीं आ रहा, ये होता है एनपीए। अब यस बैंक के केस में देखें तो लगभग 4.5% का ऐसा पैसा है जो वापस ही नहीं आता, यानी कंपनी 100 रुपए देती है तो 4 रुपए 53 पैसे कंपनी के पास वापस ही नहीं आते हैं। ये हो रहा है इसका एनपीए 4.53% का। ये भी काफी खराब मानूंगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक का एनपीए देखोगे तो दोस्तों मात्र 0.4% के समथिंग का, यानी कि 100 रुपए में केवल 40 पैसे ही वापस नहीं आते हैं, इसके 4.5 रुपए वापस नहीं आ रहे। ये शायद आपको सुन के बहुत कम लग रहा होगा 4-4.5 रुपए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों की, क्योंकि 100 रुपए का लोन नहीं बढ़ता, लाखों में करोड़ों में लोन जाता है, तो उसका 4.5% निकालना होगा आपको। ठीक है, 1 लाख का 4.5% 4,500 होता है, 10 लाख का इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करते चलिए। अब बात करते हैं कंपनी के लिए जो सेकंड मेन चीज होती है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज क्या है? ये होता है जैसे कि मैंने आपको करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स बताया। अब कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज क्या होता है कि वो कंपनी पे पैसा है, कंपनी उस पर कितना ब्याज दे रही है आप लोगों को। जो भी कंपनी पैसा ले रही है, चाहे वो करंट हो, सेविंग हो, एफडी, सब मिला के एवरेज करके तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज निकल रहा है, वो कंपनी का 5.56% का है। तो ये भी काफी ज्यादा है। कंपनी के पास जो अकाउंट्स हैं वो काफी ज्यादा पे करना पड़ रहा है कंपनी को, तो अकाउंट्स इस तरीके के हैंडल नहीं हो रहे हैं। एफडीज वगैरह कुछ ज्यादा हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है, बट कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी काफी 5.56% का है। बाकी केस में देखो आप तो 4.5, 4 के भी नीचे मिलेंगे आपको कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको पैसा ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अब ये ज्यादा पैसा पे करेंगे, अब मान लीजिए इन्हें 5.5% पे पैसा पे करा, ऊपर लोन उठाया 12% पे, तो इन्हें बचेगा कितना? 5-7%। लेकिन अगर वही 4% पे इन्हें पे करना है, 12% पे लोन दिए तो 8% बच रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है कंपनी के लिए। अब बात करता हूं सेकेंड और मेन चीज के बारे में, एडवांस ग्रोथ। ये क्या होता है? ये वो होता है, ये हमको हिस्ट्री बताता है कि कंपनी ने लास्ट ईयर, मान लीजिए लास्ट ईयर मान लो 100 रुपए का लोन बांटा, तो इस साल 8-8.5% की ग्रोथ दिखा रहा है, इस पे 8.48% की। दैट मींस इस साल कंपनी 108 रुपए का लोन बांट रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। एंड अब लोन दे रही है तो कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। अब पैसा किससे दिखता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि सीएआर, जो कि इस कंपनी का सीएआर तो मुझे अच्छा लग रहा है 17.50 का। ये अच्छा होता है, 17 के ऊपर नॉर्मली अच्छा होता है। जितना ज्यादा सीएआर होगा उतना ज्यादा कंपनी लोन बांट सकती है, उतना ज्यादा एडवांसेस में ग्रोथ होगा। तो दोस्तों इस स्टॉक में कुछ भी अच्छा नहीं मिला मुझे, केवल सीएआर को छोड़ के। बाकी अगर मैं डिटेल्ड में और आपको ये एनआईएम्स, सीएआर और ये क्या कहते हैं, आपको कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, कैसे आप और कंपेयर कर सकते हो, इसके बारे में वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस स्टॉक में हमें जो भी अच्छा दिखा, मुझे केवल सीएआर को अलावा कुछ अच्छा नहीं दिखा। आगे ग्रो हो सकता है, नो डाउट, फंड रेज हो रहा है, होगा तब देखेंगे, बट अभी और बैंक्स के मुकाबले मुझे पसंद नहीं आया। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।